जी मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस शारून, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? तो बेसिकली आज हम लोग दोबारा से अपनी नेक्स्ट जेएस की सीरीज को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जेएस। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जो है थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस का एक ओवरव्यू लिया था कि नेक्स्ट जेएस है क्या है, ठीक है, और बेसिक रोड मैप क्या है, ये सारी चीजें। रिएक्ट का बेसिक थोड़ा सा लिया था कि रिएक्ट क्या चीज है, फिर डॉम क्या है, ठीक है। और देन फिर जो है उसको किया था, ठीक है, हमने फर्दर उसको किया था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या कहते हैं कि अपना देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस बेसिकली आहिस्ता अब हम नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? ठीक है। सो लास्ट टाइम एक चीज एक्सप्लेन करनी रह गई थी, मैं उसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ फर्दर। मेरी आवाज क्लियर है मैम? तो शारून, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट जेएस हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क से, ठीक है। सो मैं छोटा सा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसी को ही लेकर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। और उसी से फिर फर्दर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट जेएस क्या है भाई? एक सेकंड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ व्हाट इज नेक्स्ट जेएस। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग आ गई। यहाँ पर क्या लिखा है कि रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब, ठीक है। यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि किसके ऊपर बिल्ड हुआ है? रिएक्ट के ऊपर बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो इट्स का मतलब क्या है कि अगर इन केस रिएक्ट खत्म हो जाती है तो एक तरह से समझ ले नेक्स्ट भी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ जस्ट वैसे ही मैं आपको एक बता रहा हूँ चीज, ठीक है। कि रिएक्ट के ऊपर जो है ना, ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट जो है नेक्स्ट जेएस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली रिएक्ट क्या है वो लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई? फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होती है? मैं आपको बताता चला जाऊं, जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, और जो नेक्स्ट जेएस है वो क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। बेसिकली जो लाइब्रेरी होती है ना, मैं आपको इन जनरल टर्म्स बताता हूँ, ठीक है। जनरल टर्म ये है कि भाई जो लाइब्रेरी होती है ना, समझ लें उसके अंदर आप पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, जो आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कम होते हैं एज कंपेयर टू फ्रेमवर्क के अंदर। जब आप फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो वो एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर आपको बड़े रूल्स के अंदर, कन्वेंशंस के साथ, रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहकर, यानी कि पाबंदी के अंदर रहकर, लिमिटेड एक्सेस के साथ आपको काम करना होता है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्ट है ना, सॉरी रिएक्ट कह रहा हूँ, या एक लाइब्रेरी आप समझ लें, ठीक है। वो क्या होती है कि उसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे कम होते हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और फ्रेमवर्क की जो इन्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बेसिकली रिएक्ट क्या है? रिएक्ट है लाइब्रेरी, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, जो कि अब जो नेक्स्ट किसके ऊपर बना हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्ट जेएस बना हुआ है, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट जेएस बना हुआ है, ठीक है। और रिएक्ट किसके ऊपर बना हुआ है? रिएक्ट बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, यानी कि जितना भी रिएक्ट की बिहाइंड द सीन कोड है वो जावास्क्रिप्ट में हुआ है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है ना हमारे पास रिएक्ट के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट जेएस बना हुआ है। अच्छा, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जेएस ही बना हुआ है, इसके अलावा वीट भी है हमारे पास रिएक्ट के ऊपर, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। बट ये है कि क्योंकि इस टाइम पे समझ लें सबसे जो टॉप फ्रेमवर्क है ना वेब की दुनिया के अंदर, वो है नेक्स्ट जेएस, ठीक है। नेक्स्ट जेएस समझ लें एक ऐसा फ्रेमवर्क है, आगे जाके हम सारे इसके बेनिफिट्स देखेंगे, और ये भी थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे कि क्यों इसको रिएक्ट से ज्यादा इस टाइम पे प्रायोरिटी दी जा रही है फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, वो भी हम चीजें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मैंने क्या आपको समझाया कि भाई लाइब्रेरी होती है जिसमें आपके पास इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है उसमें हमारे पास बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ग्राउंड लेवल के ऊपर समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग स्कूल में जाते हैं, यकीनन चले अभी आप लोग तो सारे अडल्ट हैं, ठीक है। मैं एक बच्चे की मिसाल लेता हूँ। एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, ठीक है। जब वो एक स्कूल में बच्चा जाता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, ठीक है, वो थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक है। लाइक के वहां पर वो जाके जैसे अपने घर के बेड पे वो लेट जाता है ना, वहां पर वो जाके डेस्क पे लेट नहीं सकता, या वहां पर वो जाके टांग पे टांग रख के बैठ नहीं सकता। उसके उसके ऊपर कुछ रूल्स हैं। वो इस टाइम में किसकी इन्वायरमेंट के अंदर है? विद इन दैट स्कूल्स इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो उस स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है।
लेकिन बच्चा घर पे आके बैठ, तो वो हर तरह की हरकतें करता है, वो मस्तियां भी करता है, वो उल्टी उल्टी शरारतें भी करता है, ठीक है, और वो बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर वहां पर क्या है, इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कंपेयर कर लें कि जो बेसिकली लाइब्रेरी होती है वो हमारे पास एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहां पर हमारे पास इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहां पर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड वे में हमें रह के एक वे के अंदर हमें काम करना होता है, ठीक है। हमें इधर उधर छलांगे नहीं मारनी होती, ठीक है। अब चले, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, लेकिन ये डिफाइन मैं इस चीज को अपने इस चीज को प्रूफ किस तरह से आपको करूं, इस जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी है, ठीक है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने का तरीकेकार ये है कि अभी जब हम लोग नेक्स्ट का ये पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे ना, फाइल स्ट्रक्चर, जब हम ये नेक्स्ट जेएस का समझेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें जो है ना बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाई कौन से रूल्स हैं जिनकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग रिएक्ट का जो है ना ऑन दी अदर हैंड, अगर आप रिएक्ट का जो है ना फाइल स्ट्रक्चर ये चेक करेंगे ना, देखेंगे, तो उसके अंदर ही आपने थोड़ा बहुत उसमें बेसिक काम किया होगा, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग एक होगी कि उसके अंदर जो है ना हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो हमें जो है ना कहती है कि जिस तरह से आपका दिल करता है काम होती है। ये ऐसा नहीं मैं कहना, जैसे घर होता है ना, घर तो घर के भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वैसा नहीं होता कि घर में बच्चा जो मर्जी करता रहे उसको कोई नहीं, कुछ नहीं, घर में भी एक लिमिटेशन, इसी तरह से लाइब्रेरी में भी एक लिमिटेशंस होती हैं, बट उस लेवल पे नहीं होती जिस तरह से एक फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं, ठीक है। सो यहां तक अगर अगर किसी ये इन्होंने अपना नाम पता नहीं अजीब सा है, आप अपना नाम इधर मेंशन कर दें। उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएक्स बता दें। देखें एक्सॉन। हाँ। देखें रिएक्ट जेएस के अंदर और नेक्स्ट जेएस के अंदर जो डिफरेंस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, एक मेजर लेवल पे आके देखेंगे भाई क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस देखें, ये मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखें बहुत सारे फीचर्स है जिनका डिफरेंस है रिएक्ट में और नेक्स्ट के अंदर, तो वो मैं सारे फीचर्स तो नहीं डिफाइन कर सकता, बट सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ। बेसिकली जो रिएक्ट है ना, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसके अंदर आप एक फ्रंट एंड यूआई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड यूआई क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक मसला है, उसके अंदर एक मसला नहीं बल्कि काफी सारे मसले हैं, अगर आप नेक्स्ट जेएस के साथ देखें उसको कंपेयर करके, ठीक है। तो उसमें यह है कि रिएक्ट के अंदर एक तो सिर्फ आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन ही सिर्फ बना सकते हैं, आप उसमें बैकएंड नहीं लिख सकते, इसका मतलब कि वो सिर्फ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है और फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, उसके अंदर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेजर फर्क क्या है कि भाई जो हम आगे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस के अंदर एक चीज होती है हमारे पास, सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो वो क्या होती है, अब वो आगे जाके हम जब इसके डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिएक्ट में ये वाली चीज जो है ना हमारे पास नहीं है, और ये चीज किस चीज को अच्छा करती है, एससीओ ऑप्टिमाइजेशन को। तो एससीओ ऑप्टिमाइजेशन से यकीनन आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एससीओ जो होती है ना इतनी जरूरी होती है ना किसी भी कंपनी को। इस टाइम पे देखें, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ये चाह रहा है कि उसकी जो वेबसाइट है ना वो गूगल के ऊपर टॉप रैंकिंग के अंदर हो, तो वो वेबसाइट टॉप रैंकिंग में आने के लिए आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स का, ऐसे स्ट्रेटजीज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम आगे जाके जो है ना सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसके अंदर हैं, ठीक है, लाइक जैसे आप इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने रिएक्ट है ना, तो रिएक्ट के अंदर अगर हमें राउटिंग भी करनी है ना, अब राउटिंग क्या होती है, तो इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट जो है छेड़ ही नहीं रहा अभी आपके साथ, आगे जाकर तो मैं बताता चलूंगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो नेक्स्ट जेएस है ना वो समझ लें एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है रिएक्ट जेएस का, यानी कि नेक्स्ट के अंदर रिएक्ट की भी सारी चीज है और नेक्स्ट के अंदर कुछ अपनी भी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि उसमें बैकएंड डेवलपमेंट भी हो सकती है, उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग है, उसकी अपनी नेटिव राउटिंग है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर है, ठीक है, ठीक है। सर जी नो जोगा, आप पूछें, जी पूछें आप। सर, अगर हम सोर्स डायरेक्टरी या ऐप रूटर इन दोनों में से अगर किसी एक को नो कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, आपने क्या कहा कि अगर सोर्स डायरेक्टरी और क्या? ऐप रूटर जो है उसमें से अगर किसी एक को नो कर दें, क्योंकि आप कह रहे हैं दोनों का सेम ही मतलब है।
तो अगर नहीं नहीं, किसी एक को, दोनों का सेम मतलब नहीं, मैंने आपको दोनों का सेम मतलब नहीं कहा। मैंने ये कहा है ये जो बेसिक एसआरसी का फोल्डर है या डायरेक्टरी है, ये बेसिकली ऐसा फोल्डर है, ये देखें, ये ऐसा फोल्डर है कि अब जब हम इसको यस करते हैं ना, तो जितना भी हमारा एप्लीकेशन पूरी बनती है ना, वो विद इन दिस फोल्डर बनती है। ये देख लें, ये जो हमारा ऐप का फोल्डर है ना, ये इसके अंदर बना हुआ है, एसआरसी के फोल्डर के अंदर। और अगर हम इसको नो कर देंगे ना, तो ये जो हमारा ऐप का फोल्डर है ना, ये एसआरसी के फोल्डर में नहीं बनेगा, बल्कि ये हमारे रूट लेवल पे बन जाएगा। और अगर रूट लेवल पे बनेगा तो ये देखें, मैं जैसे ही ऐप का फोल्डर खोलूंगा इतनी सारी फाइल आ जाएंगी, और फिर ये वाली फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसलिए जब भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये जो एसआरसी का फोल्डर है ना, इसके अंदर इसको यस करें, ताकि जो हमारा मेन ऐप का फोल्डर है, ऐप का मतलब है कि एप्लीकेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा एप्लीकेशन, वो इसके अंदर ही चलेगी, इस फोल्डर के अंदर ही चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ऐप का फोल्डर तो लाजमी है ही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है, जब हम एसआरसी को यस करते हैं तो ऐप का फोल्डर हमारा एसआरसी के फोल्डर के अंदर बनता है, ठीक है। तो जिससे हमारा जो बाहर की फाइल्स होती है ना, वो उसके साथ जो है ना, एक तरह से एक आम टर्म में मैं कहूँ, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, खिचड़ी नहीं बनती, ठीक है। हेलो। सही है। और ऐप राउटर की जब बात हो ही रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करता चला जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो मैं उनके साथ ये चीज शेयर करता चला जाऊं कि अभी जैसे ही, एक सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ डॉक्स पे जाऊंगा, ठीक है, तो अभी आप शारून, देखिए। शारून जी मैं तो ऑफलाइन हो गई थी, तुमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गई है, सही है। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि नेक्स्ट जेएस के अंदर ये न्यू फीचर आया है ऐप राउटर के नाम से, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ये बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, ये आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आप जो है ना, ऐप राउटर के फीचर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हो, ठीक है। क्योंकि देखें, पेज, इससे पहले क्या होती थी चीज, इससे पहले होती थी पेज राउटर, ठीक है, जो कि अभी एक तरह से कह लें है, सही है, अभी भी एप्लीकेशन इसके ऊपर चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जो आज से 2-3 साल पुरानी एप्लीकेशन थी, जिस टाइम के ऊपर ऐप राउटर का फीचर नहीं था आया हुआ, ठीक है, तो अगर आप इस टाइम पे वो पेज राउटर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो फिर तो वो एप्लीकेशन भी समझ एक तरह से, वो जो वेबसाइट चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो खत्म नहीं उन्होंने किया, लेकिन वजह ये कि इस टाइम पे जितनी भी डेवलपमेंट होती है, करंट मॉडर्न एप्लीकेशन जितनी बनती है, इसकी बेस के ऊपर बनती है, ऐप राउटर की बेस पे बनती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी, तो ऐप राउटर की आगे पढ़नी, ऐसा नहीं कि पेज राउटर की पढ़ लेनी है। तो ये टिक मार्क आपका यकीनन ऐप राउटर पे लगा होना चाहिए, ठीक है। और देन फिर आप यहाँ से फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, यू कैन रीड इट। और एक चीज मैं आज फिर से आपको बताते चला हूँ, नेक्स्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक्सट्रीमली इजीएस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने जितनी भी आज तक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, सबसे इजी डॉक्यूमेंटेशन मुझे नेक्स्ट जेएस की लगी है, बिल्कुल आसान इंग्लिश में, बिल्कुल आसान इंग्लिश के अंदर, ठीक है, और बिल्कुल आसान टर्म्स के अंदर, ठीक है। सो आप लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, आपको एक उसकी टेक्निक है डॉक्यूमेंटेशन से काम करने की, तो आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, और देखें जैसे यहाँ पर सामने सक्सेस का मैसेज आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ अपना सी एल एस का क्या मतलब है, ये जो मेरा टर्मिनल है, इसको क्लीन कर दो, ठीक है। सो ये मेरा टर्मिनल क्लीन हो चुका है। अब मैं जल्दी से अपने आज के टॉपिक की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मारिया बारी रेज्ड हैंड, ठीक है, मैम पूछे काइंडली क्या क्वेरी है। हेलो। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया, सबके पास ऑप्शन है अनम्यूट होने का, मारिया। कंटिन्यू करें सर, क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट जेएस का हमारा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें अंदर, ठीक है। अच्छा बेसिक ये क्या भाई, नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये समझ ले, ये जो फोल्डर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली जब आपका नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें आपको ये मिल जाता है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। इसका क्या मतलब है, सिंपल टर्म्स में, लास्ट टाइम हमने नोड जेएस को समझा था थोड़ा सा, ठीक है, तो समझ ले वो जो नोड जेएस है ना, उसको चलाने के लिए उसको एक उनकी कुछ चीजें रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये वो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, बेसिक डिपेंडेंसीज होती है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या फोल्डर है भाई, पब्लिक का फोल्डर, आपने हमेशा याद रखना है। पब्लिक का फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आपके जितने भी स्टैटिक एसेट्स होते हैं, स्टैटिक एसेट से क्या मुराद, आपकी इमेजेस, आपके लोगोस, आपके बैनर्स, आपने कोई भी वेबसाइट के अंदर इमेज रिलेटेड काम करना है, या कोई भी इमेज रिलेटेड कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो आपने किस फोल्डर में रखनी है, पब्लिक के फोल्डर में। अगर मैं आपको अभी भी आगे दिखाऊं तो देखें, नेक्स्ट डॉट एसवीजी और वर्सल डॉट एसवीजी, ये दोनों क्या है, एक लोगो टाइप है, ठीक है, एक इमेज के फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ये एक एसवीजी है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, एसवीजी का क्या होता है कि एसवीजी जो है ना, इस तरह से होती है, ठीक है। एसवीजी हमारे पास एक इमेज की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इस तरह से होती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्टली एक इमेज ही होती है, ठीक है, इमेज कहने एक लोगो होता है, ठीक है। तो
जितने भी हमारे स्टैटिक एसेट होते हैं, स्टैटिक यानी कि जो मतलब ये चीज इजी टर्म में ये समझ लें कि जो इमेजेस वगैरह होती हैं, ठीक है, लोगोस होते हैं, वो हम लोग पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको एक्सेस कैसे करवाना है वो हम जब आगे जाके इमेज को देखेंगे तो फिर उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो आ जाता है हमारे पास एसआरसी का फोल्डर, लेकिन इसको समझाने से पहले ये नीचे की फाइल्स को मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या भाई, ESLint rc.json, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये वही फाइल है जो हमने याद होगा जब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, उसने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल ESLint, तो हमने उस पर यस किया था और मैंने आपको समझाया भी था कि वो क्या होता है। तो ये बेसिकली उसी के रिलेटेड जो है ना हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या भाई, ये है .gitignore की फाइल। यकीनन जिन लोगों को गिटअप का पता होगा, ठीक है, जिन्होंने गिट किया होगा, तो उनको ये अंदाजा होगा कि बेसिकली ये जो फाइल होती है, इसका मतलब होता है कि जब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना गिटअप पे अपलोड होगा, कहां पर अपलोड होगा, गिटअप के ऊपर अपलोड होगा, या कह लें गिटअप पे पुश होगा हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी चीजें हम ये गिट इग्नोर की फाइल के अंदर जो है ना मेंशन करेंगे ना, वो जो फाइल्स है ना वो उस प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगी, ठीक है। अब वो कौन सी फाइल्स होती है, वो जब हम आगे जाके अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन सी फाइल होती है। अभी के लिए आप देख सकते हैं जैसे ये नोड मॉड्यूल की फाइल है, .pnp और ये सारी चीजें, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इनसे आपका अभी फिलहाल कोई भी काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है next-env.d.ts की फाइल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये फाइल जो है ना, ये फाइल समझ लें आपको अलाउ करती है कि बेसिकली जो आपने अपनी टाइप स्क्रिप्ट को इनेबल किया ना, जब याद होगा आपने जब हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बना तो सबसे पहला सवाल ही उसने ये किया था कि क्या आप टाइप स्क्रिप्ट अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैंने किया था यस, ठीक है। तो वो टाइप डेफिनेशंस को लाने के लिए, यानी कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, या जो भी टाइप्स होंगी, वो हमारी इस फाइल की वजह से जो है ना इनेबल होंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं भी तो ये देखें, ये लिखा भी हो यहाँ पे कि ये जो है ना किस चीज का फीचर को हमें अलाउ करती है, टाइप स्क्रिप्ट के फीचर को अलाउ करती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या भाई, नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल है। इसके अंदर कोई भी हमने नेक्स्ट जेएस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या लाइक कि हमें कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो समटाइम्स करनी पड़ जाती है, तो जब आगे जाके प्रोजेक्ट्स में जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन एट द इनिशियल स्टेज, एट द इनिशियल लेवल आपको नहीं जरूरत होती। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लें कि ये ऐसी फाइल है कि कोई भी आपने नेक्स्ट के अंदर छेड़ाछाड़ी करनी है तो इसके थ्रू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल है, यानी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, ठीक है। अच्छा, पैकेज डैश log.json का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज होती है जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, दोनों फाइल्स का एक ही मतलब है, पैकेज डैश log.json और पैकेज.json। इन दोनों फाइल्स में बेसिक जो हमारा ये नोड का प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है, नोड का, क्योंकि बिहाइंड द सीन लास्ट क्लास में सर ने बड़ी डिटेल में बताया था कि खा हम लोग रिएक्ट जेएस चला रहे हो, खा हम लोग नेक्स्ट जेएस चला रहे हो, या खा हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट को इस टर्मिनल के ऊपर बिहाइंड बैकएंड के ऊपर चलाना, ठीक है। तो जो टॉप ऑफ जो चलती है किसके ऊपर चलती है, नोड के रन टाइम एनवायरनमेंट पे चलती है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसमें नोड होना लाजमी है, इसलिए नोड मॉड्यूल्स भी हैं। और ये जो फाइल्स है ना, ये बेसिकली जो डिपेंडेंसीज होती हैं इस प्रोजेक्ट को चलाने की, यानी कि जिन चीजों पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है उसको इंस्टॉल करने के लिए, या उन जितनी भी चीजें होती हैं वो इन फाइल्स के अंदर होती है, पैकेज.json और पैकेज डैश log.json के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है भाई ये post css डॉट config डॉट ये वाली फाइल क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो अच्छा मैम, काइंडली मैं आपको कहूंगा कि आप सभी कोई म्यूट कर दें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो करें, क्योंकि पीछे जो है ना नॉइज आ रही है किसी ना किसी के माइक से। ठीक है, मैं कर देती हूँ। आप देख रहे हैं ये टीचर ने बोल दिया, तो इसलिए अब मैं कर रही हूँ। फिर भी सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो इंस्टॉलिंग में जो करवाई थी, तो इंस्टॉलिंग करके जो सारे ऑप्शन आ रहे थे वो बाय डिफॉल्ट आ रहे थे, या आपने ये सब चीजें इंस्टॉलिंग करने को कहा था? नहीं नहीं नहीं, वो जितने भी ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट समझ लें कि नेक्स्ट जेएस हमसे कुछ सवाल करता है, ठीक है। हमने जो जो चीजें हमें रिक्वायर होती है, हम उनको, जो चीज हमें नहीं चाहिए होती है हम ना कर देते हैं, जो चाहिए होती है हम हाँ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको ना या हाँ करने के लिए उसका बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए कि भाई उसका काम क्या, और वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट सीएसएस की फाइल है इसको अभी के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप इतना समझ लेंगे, जो पोस्ट सीएसएस की फाइल है ना, इसका मतलब ये होता है कि बेसिक हम लोग अपनी जो टेलविंड सीएसएस को यूज करेंगे ना, क्या मैंने कहा, जो हम अपनी टेलविंड सीएसएस को यूज करेंगे, ठीक है, उसको ब्राउजर के ऊपर रेंडर करने के लिए, यानी कि उसको ब्राउजर के ऊपर लोड करने के लिए, उसके इफेक्ट जो है ना ब्राउजर के ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि जो ब्राउजर होता है ना, जैसे मेरे पास राइट नाउ कौन सा चल रहा है, गूगल का क्रोम ब्राउजर चल रहा है, ठीक है, या बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास सफारी चल रहा होगा इसके अंदर, आईओएस के अंदर या मैक के अंदर, ठीक है, किसी के पास वो चल रहा होगा, फायरफॉक्स चल रहा होगा, किसी के पास ओपरा मिनी चल रहा होगा, किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा होगा। तो हर जो ब्राउजर होता है ना उसकी अपनी अपनी कंपेटेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई ब्राउजर किसी चीज को सपोर्ट करते हैं तो कोई नहीं करते, कोई एक चीज को कर रहा है तो कोई दूसरी को नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो उन सारे मसलों को हल करने के लिए हमारे पास ये वाली फाइल है पोस्ट सीएसएस के नाम
नाम से। ये क्या करती है, ये बेसिकली हमारी जो फाइनल सीएसएस होती है ना उसको ब्राउजर में जाके इंजेक्ट करती है, यानी कि उसको ब्राउजर में जाके जब हमारी एप्लीकेशन रेंडर होती है, ठीक है, ब्राउजर पे जाके चलती है हमारी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर सीएसएस को जाके जो है ना इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, ठीक है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कंपैटिबिलिटी देखना, वो सारा इसका काम होता है पोस्ट सीएसएस का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी पास आ जाती है रीडमी की फाइल। तो रीडमी की फाइल का मतलब ये होता है, जिन लोगों ने गिटअप को यूज किया उनको पता होता है कि उनको पता होगा कि जब भी हम कोई अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं तो उसके नीचे हमें एक गिटअप जो है ना रीडमी की फाइल बना देता है। रीडमी की फाइल इसलिए यूज होती है ताकि जो भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ना वो उसमें कर सके, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हम लोग एक्स्ट्रा नोट्स बनाना चाहते हैं या अपने रिलेटेड टू प्रोजेक्ट की कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल। तो इसका सिंपल टर्म में मतलब है कि टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल हमें अलाउ करती है कि कोई भी हमने टेलमेंट रिलेटेड चेंजिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम इस फाइल में जाके करेंगे टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल में। और टीएस कॉन्फ़िग की फाइल का मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमने कोई छेड़ाछाड़ी करनी है, ठीक है, कोई हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स की चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में आके करेंगे। अच्छा, अभी तक इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी को इशू हो तो यू कैन आस्क मी, देन फिर हम लोग चलेंगे एसआरसी के अंदर कि ये क्या सारा गेम है, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ शारून, आप कंटिन्यू करें, बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, तो अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया फेविकॉन डॉट आइकॉन के नाम से। फेविकॉन डॉट आइको को कुछ भी नहीं होता, ये समझ लें हमारा जो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसके ऊपर जो यहाँ पर ये चीज होती है, ये जो आइकॉन होता है इसको कहते हैं फेविकॉन। ये जो हमारे पास आइकॉन होता है इसको कहते हैं फेविकॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लोबल्स डॉट सीएसएस की फाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं और अभी के लिए ये देखें जितना भी सारा सीएसएस के रिलेटेड कोड हुआ है ना, ये कौन सा कोड है। चले पहले मैं आपको जल्दी से जो है ना एक दफा रन करके दिखा देता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, और फिर मैं इस सारे कोड को रिमूव करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका क्या कोड है और किसका पर्पस क्या है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, npm run dev। अच्छा, और एक टिप जो है ना मैं आपको और भी देता चलूंगा, कभी भी अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाए ना, तो चेक करने के लिए ना क्या मेरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं है एनपीएम में, कोई मसला ये ना हो। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद जल्दी से अपने पेज में आते हैं और अपनी कोडिंग शुरू कर देते हैं, और पूरा पेज डिजाइन करने के बाद फिर हम लोग एनपीएम रन डेफ करते हैं और पता चला भाई कोड ही नहीं, हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट इतनी सही से बना था स्टार्टिंग से, और वो जो है ना हमारा चल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मतलब बड़ा फिर मुश्किल होती फिर आपको सारा कोड वापस से सारी चीजें करनी। तो अच्छा तरीका ये होता है, जैसे अपना प्रोजेक्ट बनाया npm run dev करके एक दफा उसको चला के देखना है, ठीक है। मैंने किया, मैं इसको जल्दी से अपने लोकल होस्ट पे रन करता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट अभी जो है लोड हो रहा है, एक सेकेंड। सर ये भी क्लेरिफाई कर दें, लोकल होस्ट खोलना कैसे है, काफी ज्यादा लोगों को इसमें मसला होता है। क्या क्या लोकल होस्ट खोलना कैसे? जी जी। अच्छा, जैसे आप इसके ऊपर जाके अपना कर्सर रखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फॉलो लिंक, ठीक है। और उसके साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो इसका क्या मतलब है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, और उसके बाद जब अपने माउस से आप क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको इस तरह समझ आ रही तो सिंपल आप यहाँ पर जाके अपना लिखे लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट लिखे, एक सेकेंड, लोकल होस्ट लिखें, और आगे आपने ये देख लेना आपका प्रोजेक्ट जो है किस पोर्ट के ऊपर चल रहा है। राइट नाउ मेरा जो प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने लोकल हॉस्ट डॉट कॉलन 3000 करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। देखें मेरे पास यहाँ पर भी ओपन हो चुका है, दोनों जगह दोनों टैब्स पे ओपन है, ठीक है। तो मैं एक को ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास देखें प्रोजेक्ट जो है ओपन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जेस का ये एक समझ लें बना बनाया प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो गया है, ठीक है। अब ये बने बनाया प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि नेक्स्ट जेस जो है ना बाय डिफॉल्ट हमें एक बॉयलर प्लेट कोड दे रहा था। बॉयलर प्लेट का मतलब ये है कि नेक्स्ट जेस हमें एक बना बनाया पेज दे देता है, ठीक है। समझ लें ये बनी बनाई चीज दे देता है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जैसे चेक कर पाए, या एक तरह से आप कह लें एक स्टार्टर टेम्पलेट दे देता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें तो भाई अपना एक लैंडिंग पेज बनाना है ना, हमें तो अपना काम करना है, तो हम इसका ये पेज का हमें क्या जरूरत है इस पेज की, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल इस सारा जो इसने कोड ये HTML का लिखा हुआ है, HTML CSS ये सारी जो लिखी हुई है, इसको मैं ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहां से मैं इसको यूं कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा,
ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास पूरा रिमूव हो गया, और अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल H1 की हेडिंग लगाऊंगा। ठीक है, H1, एक सेकेंड, H1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो नेक्स्ट जेएस। ठीक है, और अब जैसे भी देखिए यहाँ पर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एक सेकंड, ये देखें मेरे पास क्या लिखा आ गया, हेलो नेक्स्ट जेएस। वो जितना भी सारा कोड था, सारी चीजें थी, वो क्या हो गई, रिमूव। ठीक है, क्योंकि वो सारा बॉयलर प्लेट कोड था, एक टेम्पलेट हमारे पास हमने बना बनाया पड़ा होता, हमें वो चाहिए नहीं था, हमने उस सारे को रिमूव किया और अपना यहाँ पे कोड लिख दिया एक लाइन का। ठीक है, तो ये हमने काम अभी तक इतना सा काम हमने कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना, ये जो सीएसएस की फाइल थी ना, तो ये देखिए इसको भी मैं जाके रिमूव करता हूँ। ये बेसिकली जितनी भी सीएसएस है ना, ये सारी सीएसएस हुई हुई है उसके लिए जो हमने अभी बॉयलर प्लेट को रिमूव किया। अब जैसे ही मैं देखिए इसको रिमूव करूंगा ना, तो ये मेरे पास सिंपल देखें व्हाइट स्क्रीन आ गई और सिंपल। अब इस पेज के ऊपर कोई भी सीएसएस नहीं लगी हुई, कोई भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल हमारे पास फाइल है। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप रेस करें, आगे मैं फर्दर आपको बताता हूँ। ठीक है, इन केस अगर सर्वर के लैग की वजह से या कुछ फास्ट रिफ्रेश के इशू की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई और मसला होगा तो फिर वो तब की बात है। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी भी हमें नीड नहीं है। सही है, और सिंपल ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा अब ये लेआउट डॉट टीएसएक्स क्या होती है, ग्लोबल्स डॉट सीएसएस क्या होती है, ठीक है, और ये पेज डॉट टीएसएक्स क्या होती है, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो पेज डॉट टीएसएक्स है ना, ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लें। ठीक है, ये अच्छा इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, ये रिलेट करती है राउटिंग से। ठीक है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है कि अभी तो राइट नाउ सिर्फ हमारे पास पूरे फोल्डर में, सॉरी फोल्डर बोल रहा हूँ, पूरे एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं क्या कहते जब हम प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो क्या उस एप्लीकेशन में एक ही पेज होता है। ठीक है, एक पेज नहीं होता, हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इस एप्लीकेशन पे आगे दिखाऊं तो ये देखें, ये एक डिफरेंट पेज है, 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 और ये भी सारे ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट पेजेस ही हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन में एक पेज नहीं बल्कि मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीपल पेजेस की बात करते हैं तो फिर उन मल्टीपल पेजेस की जब हम बात करते हैं ना, तो फिर एक पेज को दूसरे पेज से क्या करवाना होता है, लिंक भी करवाना होता है। जैसे आपने सीखा होगा कि HTML में हम कैसे करते हैं, एंकर टैग के थ्रू, जो ए वाला टैग होता है ना, उसके थ्रू हम जो क्या करवा रहे होते हैं, लिंकिंग करवा रहे होते हैं पेजेस के दरमियान। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे करवाएंगे वो हम आगे जाके देखेंगे, और इसी चीज को कहते हैं राउटिंग करना। ठीक है, यानी कि नेविगेशन करना, एक जगह एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, इसी को हम इन शॉर्ट टर्म्स राउटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें, ये जो पेज डॉट टीएसएक्स है ना, इसका सिंपल मतलब है कि आपका पेज, और इसमें जो भी आप कोड लिखेंगे वो कहां पर आकर रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपके यहां पर आकर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सही है, और ये लेआउट डॉट टीएसएक्स क्या होती है। ठीक है, अब ये लेआउट डॉट टीएसएक्स क्या है ना, इसके ऊपर एक पूरा हम जो है ना करेंगे, एक पूरी मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये भी बहुत जरूरी समझ ले फाइल है। अगर ये नहीं होगी तो जो है ना आपका कोड भी रन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका पेज है ना, ये इसी के अंदर ये आके एक तरह से समझ लें इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर मेनली ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल जाके हमारी यहाँ पर ब्राउजर पे रेंडर हो रही है। बेसिकली जाती तो दोनों ही फाइल्स है, पेज डॉट टीएसएक्स भी और लेआउट भी, बट वो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो आपको जाके एडवांस कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लें कि जो लेआउट फाइल है ना, बस ये बहुत जरूरी है, ये समझ लें। आगे जाके हम इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अच्छा सर, आगे हम हमारे ये पास समझें कि लेआउट टीएक्स जो है वो जो रिएक्ट के अंदर होती है इंडेक्स, वो है इंडेक्स डॉट एग्जैक्टली जेएस। एग्जैक्टली 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 अच्छा सही है। यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, ओके। सही है, ठीक है, अच्छा सो ये देखें कि अब जो है ना लेआउट हमारे पास आ गई। ठीक है, और पेज डॉट टीएसएक्स आ गई। चाहिए, अब हमारे पास आ जाती है ग्लोबल डॉट सीएसएस। ठीक है, ये क्या होती है, सिंपल नाम से तो आपको समझ आ ही गई होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको और भी डिफाइन कर दूं कि ये जो ग्लोबल डॉट सीएसएस होती है ना, इसका मतलब होता है कि अब आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी सीएसएस आप इंप्लीमेंट करेंगे, टेलमेंट सीएसएस करेंगे, या नॉर्मल भी अगर आप सीएसएस मॉड्यूल्स, एक होती है जैसे हम स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बनाते हैं ना नेक्स्ट.जेएस में, वो होती है सीएसएस मॉड्यूल के नाम से। ठीक है, तो हम उस चीज के ऊपर भी जाएंगे अभी, क्योंकि मैं आपको सीएसएस वाली साइड पे लेके नहीं गया, तो इसलिए मैं वहां पर
बाद नहीं जा रहा कि वो क्या होती है, फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो इसलिए आप इसको इस तरह से समझ लें कि जो ग्लोबल्स डॉट सीएसएस की फाइल है ना, ये समझने ऐसी फाइल है कि अब आप फर्दर अपनी इस ऐप के फोल्डर में जितने भी पेजेस क्रिएट करें, जितनी भी चीजें क्रिएट करें, उन सब के अंदर जो भी आप सीएसएस इंप्लीमेंट करेंगे ना, वो इसी फाइल से जाके इंप्लीमेंट होगी। यानी कि उसके लिए हमें अलग से स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर आए और ये क्या लिखा हुआ है भाई, @टेलमेंट बेस कंपोनेंट यूटिलिटीज, तो ये तीनों चीजें जो है ना टेलमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे जो है आपने परेशान नहीं होना, किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेनी, ये आपकी जो है ना टेलमेंट सीरीज की हमारी प्लेलिस्ट जो है ना अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप जब वहां से जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन तीनों लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको ये एक एरर की तरह का आपको लग रहा है, बट ये एरर नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से एक वार्निंग कह दें या जस्ट एक जो है ना प्रेफरेंस है, ठीक है। तो इसको आपने कुछ भी इसकी टेंशन लेनी है, हर किसी के कोड में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि भाई जो फ्रेमवर्क होता है ना, ठीक है, वो होता है कि बड़ा रूल्स और बड़े रेगुलेशंस के ऊपर जो है ना फ्रेमवर्क हमारा जो है ना काम करता है, ठीक है। सो अब जो फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं थोड़ा सा फ्रेमवर्क क्या है, सही है। तो ये देखें मेरे पास ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल है। अब ये फ्रेमवर्क कहता है, क्योंकि अभी हम किस काम में किसके अंदर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस क्या है, एक फ्रेमवर्क है, इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, सही है, इट्स अ फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेट से मुराद की एक इन्वायरमेंट है हमारे पास जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। ये एक जगह है, ये एक वर्क स्पेस है, ये एक कोड बेस है, ये एक इन्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह होती है जिसमें हम अपना कोड लिखना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जेएस की इन्वायरमेंट है या फ्रेमवर्क की इन्वायरमेंट होती है, वो ये कहती है कि भाई जिस नाम से मैंने आपको कहा है ना होना चाहिए, उसी नाम से होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजों में उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्लोबल डॉट सीरीज की फाइल का नाम कुछ और रखेंगे ना, तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे लेआउट की फाइल का कुछ और नाम रखेंगे तो उस पर भी मसला आएगा, ठीक है। पेज डॉट टीएसएस की फाइल का अगर हम नाम कुछ और रख देंगे तो उस पर भी मसला करेगा। मैं अभी आपको इन दो के साथ तो नहीं मैं छेड़ाछाड़ी करूंगा, लेकिन मैं आपको पेज डॉट टीएसएस के साथ आपको मैं खेल के दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी बात को आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर ऑन दी अदर हैंड यही चीज मैं अगर आपको रिएक्ट के साथ समझाऊं ना, तो उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ना समझाता हूँ कि उसमें क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मैं आया पेज डॉट टीएसएक्स पे और मैं इसका नाम बदल के कर देता हूँ होम डॉट टीएसएक्स, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा पेज जो है ना यहाँ पर ब्राउजर पे शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने पास, यहाँ पे लोड करता हूँ इसको, ये देखिए मेरे पास क्या एरर आ गया, 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है भाई कि मुझे कोई पेज मिल नहीं रहा। हालांकि अगर आप यहाँ पे आके देखें तो हमने तो होम डॉट टीएसएस के नाम से एक पेज जो है बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुझे भाई पेज ही नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह ये है कि नेक्स्ट जेएस कहता है कि आपको कभी भी पेज बनाना है, कभी भी पेज बनाना है, तो उस पेज का नाम, उस पेज की जो फाइल होगी जिसमें आपने उस पेज के लिए कोड करना है, तो उस पेज की जो फाइल होगी उसका आपने क्या नाम रखना है, हमेशा उसका नाम रखना है पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने जहन में बिठा लें, ठीक है, इससे आपने मुड़ना। और यही चीज जो होती है ना, यही जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये फ्रेमवर्क में हमारे पास होती है, लाइब्रेरी में होती है। अगर इसी की ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग राइट नाउ एक रिएक्ट की इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारा जो पेज होता है ना, जैसे हमारा ये बेसिक इस पेज को लैंडिंग पेज भी कहते हैं। ये जो हमारा पेज सबसे पहले जब हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और हमारे पास पेज शो होता है ना, उस पेज को इंडेक्स पेज भी कहते हैं, लैंडिंग पेज भी कहते हैं, होम पेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारे नाम जो है ना इसी पेज के लिए यूज होते हैं जो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन में ओपन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस अगर रिएक्ट जेएस होती तो वो क्या कहती, वो कहती कि अगर आपका ये होम पेज है तो आप होम पेज नाम रखो, आप एच पेज नाम रखो, आप कुछ भी उसका नाम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कहती है कि अगर आपने पेज बनाना है तो फाइल का नाम पेज डॉट टीएसएक्स ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जैसे मैंने अभी पहले ये बात कही भी है कि भाई हमारी जो एक एप्लीकेशन होता है उसमें एक पेज तो होता नहीं, उसमें 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, सही है। तो अब अगर हम सारे पेजेस का नाम पेज डॉट टीएसएक्स रखेंगे, ठीक है, तो फिर हमें समझ पता कैसे चलेगा कि भाई ये पेज होम पेज है, ये कॉन्टेक्ट पेज है, ये अबाउट पेज है, ये प्रोडक्ट पेज है, ये ऑर्डर पेज है, किस तरह से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो वो जो चीज होती है ना, वो जब हम राउटिंग को सीखेंगे ना, तो उसके अंदर सीखेंगे, उसको कहते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम, ठीक है। सो वो
नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास फीचर है फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम का, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से पढ़ना हो तो ये देखें, सबसे पहला जो एप्लीकेशन को बिल्ड करने में नेक्सस की डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है राउटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके इसकी थोड़ी सी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग डिस्कस तो करेंगे, ठीक है, वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन अगर कोई एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सही है, तो अभी आप मुझे बताएं कि अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी, नहीं तो फिर मैं जल्दी से आपको कंपोनेंट्स का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर जो है ना कोडिंग वगैरह करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सर क्या हम CSS की डिफरेंट फाइल बना सकते हैं? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सीएसएस की जो डिफरेंट फाइल है ना वो आप बना सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट में एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं सीएसएस मॉड्यूल्स, ठीक है। लेकिन जो ऑनेस्ट ऑप्शन होता है और इस टाइम पे जितनी भी मॉडर्न डेवलपमेंट होती है उसके अंदर कभी भी आप अलग अलग से जो है ना सीएसएस की फाइल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आपके लिए मुश्किल आपके लिए बनती, किसी के लिए। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है, एक ही दफा टेलमेंट सीएसएस को सीखें, ठीक है, और उसके बाद जितने भी अपने पेजेस बनाए, जो भी फर्दर काम करें, सिर्फ आपकी एक ही ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल होगी, ठीक है, और टेलमेंट सीएसएस के थ्रू जितने मर्जी पेजेस बनाते चले जाएं, उनमें काम करते चले जाएं, बजाय कि आप हर एक पेज के लिए अलग अलग सीएसएस की फाइल बनाएं, फिर उसको मेंटेन करें, फिर उसके साथ 100 तरह की चीजें करें। और एक चीज मैं और भी बता जाऊं, अगर लेट सपोज आप अपनी कस्टम क्लास यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि कस्टम क्लास में बनाता हूँ किस नाम से, बीटीएन के नाम से, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना टेलमेंट सीएसएस की क्लास यूज करनी, बल्कि मुझे ये अपनी कस्टम क्लास यूज करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप बस ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल यहाँ पे बनाएं, ठीक है, उसमें ये डॉट बीटीएन की एक क्लास बनाते हैं, इसमें जो भी आपका कोड होता है, आपका उसका क्या कहते हैं, उसको सीएसएस का कोड है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। और इस क्लास के नाम से आप जैसे नॉर्मली अपनी एचटीएमएल की एलिमेंट्स में आप सीएसएस की क्लासेस को एक्सेस करते हैं, आप उस तरह से उसको एक्सेस करें, ठीक है। लेक्चर ही कर लिए, ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में रखेंगे, ठीक है। सो अब जो है ना मैं आपको एक एडवांस में कॉन्सेप्ट देता चला जाऊं, ठीक है, आप लोग उसका थोड़ा सा रिव्यू करके आइएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ताकि फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कंपोनेंट्स पे और जेएसएक्स पे बात करेंगे, दोनों चीजों को डिटेल में जाके समझेंगे, ठीक है।